मंच पर उपस्थित असम के ऊर्जावान और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान अशोक सिंघल जी, आज जिन्होंने न केवल असम, देश भर में कई मेडिकल कॉलेज के लिए अपने परिवार का योगदान दिया है, ऐसे उद्योगपति और समाज सेवी श्रीमान राधाकृष्ण दाबानी जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद बहन बिजुली मेघी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री रामेंद्र नारायण कलिता जी, कुलपति श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय डॉक्टर अनूप बर्मन जी, और आज असम की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभाव और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं जब मां कामाख्या के धाम में आया हूं तब आदि शक्ति कामाख्या को, श्रीमंत शंकरदेव जी को और माधवदेव जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये असम में ये पहाड़ी पर मां कामाख्या का निवास कई युगों से समग्र पूर्वोत्तर के लोगों का जीवन सरल करने के लिए बहुत शुभांकर रहा है। मैं आज 3 ऐसे योद्धा जिन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुगलों के और मुस्लिम आक्रांताओं से बचाने के लिए वीरता के अनेक परम शिखर अर्जित किए, ऐसे महान अहोम सेनापति लसित बरफुकन जी, वीर चिलाराय और महाराजा पृथु, ये तीनों को मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, जिनके कारण आज असम भारत का हिस्सा बना। वो भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई जी को भी मैं मनपूर्वक याद करना चाहता हूं, और पूरे उत्तर पूर्व की भाषा, संस्कृति, संगीत और कला को विश्व भर में जिन्होंने प्रसिद्ध किया, और मैं साक्षी हूं उस बात का, अनेक बहुत बड़े प्रलोभन मिलने के बावजूद जिन्होंने कभी नॉर्थ ईस्ट को नहीं छोड़ा, ये भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को भी मैं आज प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये छोटा सा कार्यक्रम एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, आसाम के लिए एक नए युग का परिचायक है। आप याद करिए 10 साल पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या था। इवन असम की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बड़ा जर्जरित था। सालों तक शासन में रहने वाली कांग्रेस ने अपने परिवारों के आर्थिक स्वास्थ्य के अलावे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। और मैं आज देख रहा हूं हेमंत विश्व शर्मा जी जब से असम के मुख्यमंत्री बने, एक लगन के साथ आज असम की स्वास्थ्य सेवाओं को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों के समकक्ष बनाने में हेमंत भाई सफल हुए हैं, इसमें दो राय नहीं। ढेर सारे सरकारी अस्पतालों की निर्मित,
अभी उन्होंने बताया कई सारे मेडिकल कॉलेज की निर्मित, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का आग्रह, क्योंकि इसमें गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ पाए ऐसी फीस के साथ विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई कर सके और अनेक प्रकार के क्रिटिकल रोगों के लिए देश की सर्वोच्च सुविधाओं का यहां निर्मित करना। और हेमंत में एक और भी कला है, मुख्यमंत्री है तो सरकार लगाएगी पैसा, सरकार करेगी। उनमें एक और कला है कि सरकार के साथ साथ समाज को जोड़कर भी अपनी शक्ति को वो दोगुनी बनाते हैं। मैंने मेरे दिल्ली के निवास पर स्वर्गीय रतन टाटा जी को कहा था कि एम्स में कैंसर के अस्पताल में इतने सारे ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद भी 6 माह का वेटिंग लिस्ट चलता है और ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हमने उनको दिल्ली के एम्स में देश के जिस जिस हिस्से से कैंसर के मरीज आते हैं इसकी सूची थमा दी थी और मैं आज स्वर्गीय रतन टाटा को बड़े भाव के साथ याद करना चाहता हूं। इन्होंने 13 के 13 स्थानों पर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाकर आज भारत भर के कैंसर मरीजों का टाटा ट्रस्ट ने बहुत बड़ा सेवा किया है। और मैं 2019 में आया था, यही नींव डाली गई थी कैंसर इंस्टीट्यूट की। उस वक्त भोजन के वक्त मैं, रतन टाटा जी और हेमंत जी बैठे थे। मैंने कहा सिर्फ असम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में तकलीफें हैं, तो इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप 13-14 सेंटर बनाइए जो हर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में होंगे, जहां कैंसर का आइडेंटिफिकेशन और पोस्ट ऑपरेटिव सारी इलाज की व्यवस्थाएं करा दीजिए, तो उनको अपने राज्य से ऑपरेशन के बाद यहां नहीं आना पड़ेगा और टेस्ट के लिए भी यहां नहीं आना पड़ेगा। मुझे आनंद है कि आज उसमें से 2 कैंसर सेंटर बनने के बाद 14 में से 12 कैंसर सेंटर बनाने का काम आज पूरा हो गया है। एक प्रकार से कंप्लीट व्यवस्था कैंसर के उपचार की हो रही और प्रोटॉन थेरेपी जैसी अत्याधुनिक तकनीक जो बहुत महंगी है, देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन थेरेपी की व्यवस्था नहीं है। हम सब जानते हैं जो निजी अस्पताल होते हैं वहां चिकित्सा का दर बड़ा महंगा होता है, मगर आज हेमंत जी 400 करोड़ की लागत से असम के कैंसर सेंटर में प्रोटॉन थेरेपी को भी एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं और असम देश में पहला राज्य बनेगा जहां सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन थेरेपी होगी। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। आज राधाकृष्ण दमानी जी भी यहां पर उपस्थित है। उन्होंने भी देश में अनेक जगहों पर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अपने परिवार से 150 करोड़ 200 करोड़ जहां जितनी जरूरत है वो दान देने का संकल्प किया है। देश में और दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ईश्वर दान देने की क्षमता देता है, जो बहुत धनी होते हैं। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को दान देते हुए भी देखा है, मगर दान देने के बाद यश की जरा भी अपेक्षा न हो, ऐसे सिर्फ राधाकृष्ण दामानी को मैंने देखा है। चुपचाप, चाहे वाराणसी में बनाना हो, आसाम में बनाना हो, मेरे गांव में भी एक बना रहे हैं, कई जगह पे देश में अस्पताल के साथ एकेडमिक ब्लॉक बनाने का काम
उन्होंने अपने निजी ट्रस्ट से किया है। और जैसा हेमंत जी ने कहा, कोई अपेक्षा नहीं, कोई सरकारी काम का लालच नहीं, कोई मोह नहीं। और मैं आज बताना चाहता हूं, मैं और पीयूष भाई के साथ एक बार बात हुई थी इनकी, ये उनको मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक बनाने का आग्रह सरकार ने उनको नहीं किया है। उन्होंने सरकार को कहा है कि जहां जहां जरूरत हो वहां हमें बता दीजिए, हम बना देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। और मन पूर्वक ये काम निष्ठा से करते हैं, किसी की भी प्रकार की यश, प्रतिष्ठा, आभार का भाव जगाए बगैर दान करते हैं। और हमारे देश के मध्यम वर्ग के बच्चों में जिनमें क्षमता पड़ी है, इनको पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। इस देश के बच्चे रसिया, यूक्रेन, कई छोटी छोटी कंट्री में आधा अधूरा डॉक्टर बनकर आते हैं और हमारे मरीजों का इलाज करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश में मेडिकल की शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था हो, और हर प्रकार के क्रिटिकल रोग के लिए हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले, जहां से वो रिसर्च कर न केवल भारत, दुनिया भर के मरीजों की सेवा कर सके। दामानी साहब, आपका और आपके परिवार का ये जो मुख्य योगदान है, वो भारत के मेडिकल शिक्षा की इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इसमें सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा। आपकी अपेक्षा हो या न हो, क्योंकि ये समाज है जो मुख्य सेवकों का, मुख्य दानियों का ज्यादा सम्मान करता है। मित्रों, आज प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ। लगभग 700 करोड़ की लागत से बना है। इसके साथ साथ गोलाघाट कैंसर सेंटर 135 करोड़ की लागत से, तिनसुकिया कैंसर सेंटर 135 करोड़ की लागत से, डीफू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 220 करोड़ की लागत से, बरपेटा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 248 करोड़ की लागत से, जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 310 करोड़ की लागत से, 6 माइल स्वास्थ्य भवन का शिलान्यास 218 करोड़ की लागत से, और अभयापुरी जिला अस्पताल का शिलान्यास 115 करोड़ की लागत से। एक ही दिन में स्वास्थ्य क्षेत्र में आसाम को एक कंप्लीट राज्य बनाने का ये जो प्रयास हेमंत विश्व शर्मा ने किया है, इसकी मैं भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म समाप्त होने के पहले ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में आसाम को एक प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। हेमंत आज गाड़ी में मुझे बता रहे थे कि गृह मंत्री जी, हम आसाम को ऐसा बनाना चाहते हैं, एक भी पेशेंट आसाम से बाहर न जाए, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो गरीब पेशेंट है आसाम में आकर अपना स्वास्थ्य लाभ कर अपने राज्य में जाए, ऐसे आसाम का निर्माण करना है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज 5 साल के कार्यकाल में ही इन्होंने बराक वैली, उत्तर असम, सेंट्रल असम, लोअर असम, आसाम के हर हिस्से में कैंसर से लेकर सभी प्रकार के स्वास्थ्य की चिंता की है। और मित्रों, मुझे बहुत हर्ष है कि यहां से चेन्नई तक, मुंबई तक, कर्नाटक तक, दिल्ली तक कैंसर के इलाज के लिए जो दर्दी जाते थे, वो अब अपने परिवार से नजदीक ही सरकारी अस्पताल में सारा इलाज कर पाएंगे। आज मैं इस मंच से आसाम की जनता को वर्क कल्चर के बारे में भी बताना चाहता हूं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
असम में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस सरकार ने असम सरकार के माध्यम से स्वस्थ असम बनाने का संकल्प भी किया था। यहां से भारत के प्रधानमंत्री भी 10 साल तक चुनकर गए। मनमोहन सिंह जी यहां से सांसद बने थे, मगर असम के स्वास्थ्य का सुधार नहीं किया। और 10 ही साल में आज मैं मंच से गौरव से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने असम को स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आज स्वावलंबी बनाने का काम समाप्त कर दिया। और कांग्रेस के 10 साल में 15 साल तक हर साल 150 करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए कितना योग होता है। बच्चे जरा गिनती कर ले, मोबाइल निकाल कर, 15 साल तक 150 करोड़ हर साल उन्होंने निकाल दिया। 9 लाख ऐसे बच्चे, इनका इलाज हो गया जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। 390 ऐसी आंगनवाड़ी का पैसा चला गया जो कभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुई थी। और गरीब बच्चों के पोषण के लिए जो पैसा दिया गया वो भी कांग्रेस की जमात के पॉकेट में चला गया। 15 साल तक हर साल 150 करोड़ रुपया स्वास्थ्य का, जो बच्चे के मुंह का निवाला है, जो बच्चे की शिक्षा की आदत बनाने की आंगनवाड़ी है, और बच्चों के इलाज का है। 9 लाख बच्चे ऐसे जो जन्मे ही नहीं, इनका इलाज कर दिया इन्होंने। न जाने कैसे जादू करते हैं लोग। और उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आसाम का स्वास्थ्य का बजट जो 4000 करोड़ था, जिसमें से 150 करोड़ रुपया कांग्रेस हर साल चोरी कर जाती थी, वो बजट को 9000 करोड़ का कर हमने रुपयों को जमीन तक पहुंचाया। मित्रों, पहले 6 कॉलेज थे, अब 14 बन चुके हैं, 10 और बन चुके हैं, बनने हैं, नींव डल गई है। तो 6 की जगह 24 मेडिकल कॉलेज और 726 सीटें थी, सिर्फ 14 में अभी 1825 सीटें बनी। हेमंत जी को प्रधानमंत्री जी ने पूछा, फैकल्टी कहां से लाते हो? अस्पताल का भवन बनाना बड़ा आसान है, प्रोफेसर कहां से आएंगे इतने सारे? तो उन्होंने कहा, हम यहां पर 2.5 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं, बच्चा एमडी होकर प्रोफेसर बनना ही पसंद करता है। मित्रों, ये जो कंप्लीट अप्रोच है, उसी से विकास होता है। कैंसर केयर के 2 अस्पताल थे, अब 17 बन चुके हैं। पहले स्वास्थ्य बीमा की कोई योजना नहीं थी। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना लाए और हेमंत विश्व शर्मा असम की योजना लाए। दोनों मिला ले तो 85% असम वासियों को 5 लाख तक इलाज का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, और बाकी के सरकारी कर्मचारियों का भी इलाज सरकार करा रही। तो एक प्रकार से 92% असम के नागरिकों का इलाज, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है। कल मुझे एयरपोर्ट से आते वक्त गाड़ी में थे, मैंने बोला 5 लाख में कई रोगों का इलाज नहीं होता है। तो तब से हेमंत शर्मा ने जवाब दिया कि जो ज्यादा खर्चा होता है, हमने सब इंडस्ट्री से CSR इकट्ठा करा है, इसी से हम पेमेंट कर देते हैं। जो महंगा इलाज है उसमें भी गरीब को कुछ नहीं देना पड़ता है। मित्रों, ये जो अप्रोच है, गरीब बच्चे डॉक्टर बन पाए, गरीब का इलाज हो जाए, गरीब की गाड़ी कमाई, बूढ़े माँ बाप और बच्चे की इलाज में खर्च न हो जाए, परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उस पर ऋण का बोझ न हो जाए। ये जो अप्रोच है, ये शासन का अप्रोच होना चाहिए, जो हमारी सरकारों ने यहां पर
इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने किया था 150 करोड़ रुपया गरीब के बच्चों के अपने बच्चों के लिए घर में ले जाने का। ये अंतर है दो पार्टियों की कार्य संस्कृति के बीच में, और परिणाम भी मिले हैं। माता मृत्यु दर हर एक साल में पहले 304 होते थे, अब 105 होते हैं, 1/3 कम रह गया। और शिशु मृत्यु दर 54 होते थे, अब 30 होते हैं। और डिलीवरी जो होती थी वो 70% डिलीवरी प्रसूति अपने घर में ही होती थी। इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी की कोई व्यवस्था नहीं की थी। आज अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी और एम्बुलेंस का जाला बुनकर आसाम जैसे राज्य में मैं चौंक जाता हूं आंकड़ा सुनकर, 98% प्रसूति अस्पताल में हो रही है साइंटिफिक तरीके। जहां डिलीवरी साइंटिफिक तरीके से होती है वहां नवजात शिशु, उसको इन्फेक्शन का डर 90% कम हो जाता है और उसका पूरा जीवन स्वस्थ जाता है। नवजात बच्चा होता है, अगर डिलीवरी के समय में ही अशुद्धता के कारण अगर उसको कोई रोग लग जाता है तो पूरा जीवन वो एक रोगिष्ट नागरिक बनता है। 98%, हेमंत जी, मेरे राज्य का भी दर 98% है। गुजरात में तो ये संभव हो सकता है, मगर आसाम में आपने 98% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रिकॉर्ड बनाया है। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोर से ताली बजाए। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब एक बात जरूर करना चाहता हूं, और बड़ी गंभीर बात। देश के प्रधानमंत्री जी ने अनेक क्षेत्रों के अंदर हमारे युवाओं के लिए नई क्षितिजों को खोलने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न है कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जिस मंच पर खड़ा रहकर भारत का युवा विश्व के युवाओं के साथ दो दो हाथ लगाए, वो विश्व के युवाओं की स्पर्धा में टिका रहे। तो ढेर सारे इमर्जिंग सेक्टर, चाहे अवकाश का हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन का हो, चाहे ग्रीन एनर्जी का हो, चाहे एआई का हो, 5G के बाद 6G का हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग का हो, सेमीकंडक्टर का हो, हर इमर्जिंग सेक्टर जो आने वाले 25 साल तक दुनिया के अर्थतंत्र की दिशा तय करते हैं, भारत आज उसमें फाउंडर मेंबर बन चुका है। इसके माध्यम से भारत के युवाओं को विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा करने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने का प्रयास। इसके लिए शिक्षा का सुधार, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो हम कर सकते हैं, मगर यहां मौके नहीं होंगे तो बच्चा कहां जाएगा? पढ़ लिख लिया, फिर इसके पास मौके ही नहीं होंगे तो क्या होगा? इसलिए जैसे आसाम में पहली बार 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर का कारखाना डाला है, और हेमंत जी ने पूरी इंजीनियरिंग कॉलेजों की डिजाइन, जो पहले सिविल इंजीनियरिंग करते थे, केमिकल इंजीनियरिंग करते, उसको चालू तो रखा, सीटें कम कर कर इस विधाओं के लिए डाइवर्ट कर दी। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट दिल्ली में आयोजित किया था, और अब तक की सभी एआई समिट, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि सबसे सफल समिट दिल्ली समिट बनी है। 80 देशों के कंपनी के टॉप सीईओ और 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो समिट के अंदर आए। ढेर सारे एमओयू हुए, ट्रेनिंग के भी हुए, R&D के भी हुए और उद्योग के भी हुए। वो समिट के अंदर
कांग्रेस ने समिट के मंच पर कपड़े उतारकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। हम सब राजनीति में, हम भी विपक्ष में रहे हैं, सैकड़ों बार धरना किया है, प्रदर्शन किया है। इसकी एक जगह होती है जहां विश्व भर के लोग भारत को देखने आए, भारत की तैयारियां देखने आए, भारत में इन्वेस्ट करने के आए। वो मंच को आपने निजी पॉलिटिक्स का मंच बना दिया और इतना विभत्स प्रदर्शन किया। मैं आज इस मंच से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध कर बैठे हो। इसका संज्ञान होना चाहिए। और कभी कभार मैं तो मानता हूं सार्वजनिक जीवन में गलती हो जाएगी, कोई गलत निर्णय हो जाता है, तो कई राजनीतिक दलों ने अनेक बार क्षमा मांगी, उनकी पार्टी ने भी मांगी, मगर यहां पर राहुल गांधी जी ने निर्लज्ज से निर्लज्ज व्यवहार किया। क्षमा मांगने की जगह उन्होंने कहा कि आज जिसने कपड़े उतारकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है वो कांग्रेसी मेरे बब्बर शेर है। और मैं नहीं मानता देश का कोई जिम्मेदार पार्टी, कोई जिम्मेदार राजनीतिक दल ये जो करता है इसको देश की जनता समर्थन करती है। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं, उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है, वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है, मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं। ये दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम। आज इस मंच से मैं दोनों घटनाएं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इशारे पर और उनके स्वयं के पार्लियामेंट में उनके स्वयं की सहभागिता से हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करना चाहता हूं। और मैं नहीं मानता कि देश में कोई भी युवा इस प्रकार के एक्टिविज्म का समर्थन करेगा। विरोध हमसे है, हमारा विरोध करिए, जितना दम हो इतना विरोध करिए। पार्लियामेंट में तो बोलते नहीं हो, आप भाग जाते हो। और जहां विश्व भर के लोग भारत की ताकत देखने आए हैं, भारत के युवाओं की क्षमता देखने आए हैं, वहां पर उनकी संभावनाओं को आप कम कर रहे हो। भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। मित्रों, अंत में मैं हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आसाम को स्वास्थ्य के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर किया है, अन्य राज्यों के दर्दियों के भी स्वास्थ्य लाभ की सुविधा की है और गरीब बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की है। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ है। और आज ये मेडिकल कॉलेज में जिन बच्चों का एकेडमिक कैरियर शुरू हो चुका है, वो सभी बच्चों को आपके सुनहरे भविष्य के लिए मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं और प्रभु प्रार्थना। वंदे मातरम।